बिहार चुनाव आने वाले हैं और बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया है। इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती जी हैं। उमा जी, आप भी ओबीसी बैकग्राउंड से आती हैं। क्या आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था मध्य प्रदेश का कि आप ओबीसी नेता थीं? हमने कभी जातिवाद की राजनीति की ही नहीं, राष्ट्रवाद की है। अमित शाह जी को तो इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि बिहार में नीतीश और लालू फिर जाति का कार्ड चलाने लगे, तो फिर अमित शाह को कहना पड़ा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों के मुख्यमंत्री बने और पिछड़े वर्ग का ही प्रधानमंत्री बना। अन्यथा हमारी तो राजनीति का आधार ही विकास और राष्ट्रवाद है। लेकिन ये कहना कि सबसे ज़्यादा हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, ओबीसी प्रधानमंत्री भी हमने पहला बनाया, इस पर तो लालू नीतीश ने अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये तक कह दिया है कि अमित शाह को इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो पढ़ते लिखते नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। पहले मैं एक वाक्य ये बोलूँगी कि मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री हमारे ही सपोर्ट से बने, नीतीश हमारी ही वजह से मुख्यमंत्री बने और अब कुर्सी भी हमारी वजह से ही चली जाएगी उनकी। लेकिन हम दूसरा भी वहाँ जो बात आई है कि हम पिछड़े वर्गों को ही यूपी और बिहार में साथ लेकर चल, ये जो बात आपने कही है कि वो ऐसा कह रहे हैं, वो शायद देवगौड़ा के मामले में कह रहे हैं कि देवगौड़ा जी पिछड़े वर्ग के थे और प्रधानमंत्री बने। नीतीश और लालू को या तो याददाश्त कमजोर हो गई है। देवगौड़ा जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ है, कॉलिजन पॉलिटिक्स में समझौता हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो जो हम सबके इशारे पर चले, और कांग्रेस ने फैसला किया कि देवगौड़ा को बना दो। और जब कांग्रेस के हिसाब से वो पिछड़े वर्ग का नेता नहीं चला तो हटा भी दिया और गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं चाहूंगी कि लालू और नीतीश थोड़ा सा अपनी भी याददाश्त ठीक कर लें। अमित शाह ने बिल्कुल ठीक बोला है, आज तक भारत में किसी भी पिछड़े नेता के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ। लेकिन पिछड़े नेता के नेतृत्व में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब लेकिन जो आरोप बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह पर लगाते थे कि वो मौन मोहन हैं, वो आरोप खुद प्रधानमंत्री पर लगाने लगे हैं और लालू और नीतीश भी इस बात के लिए बार बार निंदा कर रहे हैं कि व्यापम घोटाले तक में प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, खूब बोलते हैं, और जिन बातों पर जरूरी होता है उन पर बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी कभी भी जरूरी बातों पर नहीं बोलते थे, वो उन बातों पर बोलते थे जिनका कोई महत्व नहीं होता था। अभी तक एक साल बहुत सुख से और शांति से बीता है और विपक्ष के चिल्लाने से हम ये नहीं मानेंगे कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। बोलने का मुद्दा होता है तो प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस में हुंकार भरते हैं, पाकिस्तान के नवाज शरीफ से बात करते हैं और गरीब लोगों से मन की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी कभी ना विदेश में बोल पाए ना देश में बोल पाए, इसलिए जब जरूरी होगा तो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, जब नहीं जरूरी होगा तो विपक्ष के चिल्लाने पे नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसी छवि बन रही है, बाहर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं बोलने देते हैं। सरकार में तीन ही लोग ताकतवर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। ये तीनों ही सरकारें और तीनों ही पार्टी हैं। तो सही तो है, अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनको ताकतवर होना ही चाहिए, अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं तो उनको ताकतवर होना ही चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको ताकतवर होना ही चाहिए। राहुल सोनिया की जो पार्टी है वो इसलिए नहीं पचा पा रही है क्योंकि ये सामंतवादी सोच से ग्रस्त हैं और ये लोग ये मानते थे कि अध्यक्ष कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो। आपको पता है सीताराम केसरी का कैसा मजाक बनाया था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नरसिंह राव के पीछे सोनिया गांधी पड़ गई थी क्योंकि नरसिंह राव सोनिया के हिसाब से नहीं चलते थे। इनको तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष और प्रधानमंत्री चाहिए थे। हकीकत यह है कि इनकी नहीं चलेगी, वित्त मंत्री ही तो देश का वित्त चलाएगा, प्रधानमंत्री ही तो अपनी कैबिनेट को चलाएगा और अध्यक्ष ही संगठन को चलाएगा। यही चलन रहा है, ये चलन बिगाड़ा है इन लोगों ने, अब हम ठीक कर रहे हैं उसको। लेकिन आपने मुलायम सिंह की बात कही कि मुलायम सिंह को आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनवाया था सपोर्ट से। आज उन्हीं मुलायम सिंह ने कल एक अफसर को धमकी दी थी और आज उनके ऊपर, अमिताभ ठाकुर नाम है उस IAS अफसर का, उन पर उनकी पत्नी दोनों के ऊपर बलात्कार के, छेड़छाड़ के और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये किस तरह की राजनीति है? पूरा देश अमिताभ के साथ खड़ा हो जाएगा।
मुझे प्रसंग की जानकारी नहीं है, आपने अभी मुझे बताया है। मुझे दुर्गा शक्ति नागपाल का पूरा प्रसंग का स्मरण है, जब पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी, पूरे देश का मीडिया और पूरे देश के राजनीतिक तत्व उनके साथ खड़े हो गए थे। हम अमिताभ ठाकुर के साथ खड़े हो जाएंगे। हम मुलायम सिंह से ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो बदले की राजनीति करेंगे। मुलायम सिंह में हम फिर भी एक बड़प्पन देखना चाहते हैं। वो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं अखिलेश को भी कहूँगी कि ये गलती मत करना, इसमें देश की ब्यूरोक्रेसी का नहीं बल्कि देश के तंत्र का अपमान होता है, और बदले की जो राजनीति होती है वो व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देती है। मैं अखिलेश को अपील करूंगी कि बड़प्पन से काम लो, अगर सही में ये घटना घटी है तुरंत ये मामले वापस लो, और अमिताभ ठाकुर की बात है वो पूरी दुनिया के सामने लाओ। जी, पिछड़े वर्ग से जुड़ा एक सवाल है। रुड़की विश्वविद्यालय में आईआईटी क्रैक करने के बाद पिछड़े वर्ग के कुछ छात्र भी आए थे, लेकिन चूंकि हिंदी माध्यम से थे इसलिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल था उनके लिए, और उनका जो परसेंटाइल था वो 5% से कम आया लगातार 2 सेमेस्टर में। इसके बाद उनको रुड़की से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछड़े वर्ग से आते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं, अंग्रेजी पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पिछड़े वर्ग के छात्रों को। इस व्यवस्था में मोदी जी परिवर्तन कर रहे हैं, यद्यपि मुझे ये जानकारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन कई बार कैबिनेट में ही ये बात आती है कि भाई कैबिनेट के कागज हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ठीक से ट्रांसलेट ठीक से करो, और हम सबको कहा गया है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित करो कि आप यहाँ पर हिंदी माध्यम का ठीक से उपयोग हो। दिक्कत इसमें जो बहुत बड़ी आ गई है वो आ गई कि अंग्रेज जो एक चाल चल गए हैं कि अंग्रेजी को कनेक्टिविटी की भाषा बना गए हैं। तो अब जब दक्षिण भारत के लोगों के सामने ये बात आती है तो हमें उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना है। भारत में 2 भाषाएं सबसे पुरानी है, संस्कृत और तमिल, इसके बाद हिंदी का नंबर आता है। अब इन दोनों भाषाओं में से किसको माध्यम बनाए? अंग्रेजों ने वो चीज़ ही खत्म कर दी, वो अपनी अंग्रेजी को छोड़ के चले गए यहाँ पे। वही एक दिक्कत है जिसको तोड़ने के लिए हमें दक्षिण भारत के लोगों की भावनाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए तुरंत इसमें हम कोई डिसीजन करें और दक्षिण भारत के लोगों की भावनाओं को आहत करें, ये शायद अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय इस तरह के कड़े नियमों में बदलाव कर सकता है उन छात्रों के लिए दूसरी माध्यम में, दूसरी भाषा के माध्यम में पढ़ के आए हैं और अचानक से उनको पूरा का पूरा सिलेबस अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना होता है। इसमें सारा हो चुका, राज्यसभा में ये मांग उठी, लोकसभा में ये मांग उठी और मंत्री का बयान हो गया। मैं इस पर बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि हरियाणा की एक लड़की ने हिंदी के माध्यम से आईएएस दिया और वो निकल गई। उसमें आपको पता होगा, साधारण घर की किसान की बिटिया थी वो, और वो निकल गई। बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। स्मृति ईरानी बहुत सक्षम मंत्री हैं, वो अच्छी तरह से इन बातों का जवाब दे सकती हैं। मैं दूसरे के मंत्रालय का जवाब नहीं दे सकती। एक सवाल वापस मध्य प्रदेश की तरफ ले चलूँगा। आप में व्यापम घोटाला में लगातार मौतें हो रही थीं और उस वक्त आपने भी कहा था कि आप खुद डरी हुई सहमी हुई हैं। अभी भी डर लग रहा है आपको? ये डरा और सहमा और मैं ये एक दूसरे के प्रतिकूल शब्द हैं। आप फिर से इंटरव्यू देखना, मैंने ये कहा था कि मुझे इस बात का डर लग रहा है कि क्या पता कब अखबार में फिर शुरू हो जाए उमा भारती से पूछताछ हुई। एक अंग्रेजी का अखबार दिल्ली में छापे जा रहा था, एक अंग्रेजी का चैनल, ना उमा भारती इज गोइंग टू बी अरेस्टेड इमीडिएटली। अब भैया तुम पूछ तो रहे ही नहीं हो कि हुआ क्या है वहां पे। वो मैं कह रही थी कि ये डर लगता है कि पता नहीं कब इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। मैं बाकी चीजों से मैं क्यों डरूंगी? मैं सिर्फ हवाई जहाज में बैठने से डरती हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन उसके बाद एक अखबार ने ये भी छापा कि आपके किसी पुरोहित को सरकारी गवाह बनाया गया है व्यापम में। वो तो प्रसंग समाप्त हो गया, अब जो भी होगा वो करें, मुझे क्या दिक्कत होने वाली है उससे। मैं इन पर इतना बोल चुकी हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहती। ये प्रसंग समाप्त हो गया है और जो बातें सामने आ गई उनको सामने आने दीजिए। मुझे जीवन भर बस एक ही बात का दुख रहेगा, मैं तिरंगे के लिए जेल गई, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, मैं अयोध्या के लिए जेल गई, मैं घुसपैठ के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन ये आरोप मुझ पर लगा दिया गया कि मैंने कुछ चपरासियों की नियुक्ति में पैसे खा लिए, जबकि मैं लगभग 8 साल हो गए हैं केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर, पहले का 6 साल और अभी का 1 साल, और मुख्यमंत्री भी नहीं। वो एक चीज़ थी जो सीने में गोली के जैसे लगती थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी अखबार छाप रहे हो, मीडिया ट्रायल हो रहा है, वो चीज़ थी। अब मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहूँगी। सीबीआई के पास में जांच गई है और कोई कांग्रेस के नेताओं के कहने पर नहीं गई है। शिवराज जी को ऐसा लगा कि जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी उमा भारती, उन्होंने खुलकर हमसे कई मसलों पर बातचीत की। ओबीसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के मसले पर उन्होंने कहा कि इस मामले में नीतीश और लालू प्रसाद यादव को खुद इतिहास की जानकारी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि व्यापम मामला अब जब सीबीआई को जा चुका है तो इस मसले पर और ज़्यादा आगे बात करना बेमानी होगा, लेकिन
आईएएस अमिताभ ठाकुर पर उन्होंने साफ साफ मुलायम सिंह को हिदायत दी है। अखिलेश यादव से भी उन्होंने निवेदन किया है कि इस मामले का पटाक्षेप करें, इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पूरा देश अमिताभ ठाकुर के साथ खड़ा हो जाएगा। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।